रुथ अभी भी हैरान था क्योंकि आर्या ने उसके होठों को अपने होठों से छूकर कहा कि क्या अब भी उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे माफ़ किया कि नहीं। उसकी बात पर रुथ मुस्कुराने लगता है। रुथ ने आर्या को पकड़कर खुद से लगा लिया और कहा, मुझे तो पता चल गया, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता कि किस कैसे करते हैं। ये बोलकर उसने अपने होठों को आर्या के होठों से जोड़ दिया। आर्या की आंखें पहले बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन फिर धीरे धीरे बंद भी हो गईं। आर्या भी उस किस में रुथ को रिस्पॉन्स करने लगी। अब उनकी वो किस एक लॉन्ग और पैशनेट किस में बदल चुकी थी। करीब 20 मिनट के बाद रुथ ने आर्या को छोड़ा। आर्या की सांसें अनकंफर्टेबल थी। वहीं रुथ का भी वही हाल था। रुथ ने आर्या के माथे पर किस किया और कहा, आर्या, आई लव यू सो मच। आर्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके सीने से लग गई। रुथ ने एक गहरी मुस्कान अपने होठों पर सजा ली। वहीं आलिसा अपने घर में गुस्से से बैठी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार अपने उस फिंगर को देख रही थी जिसमें से रुथ ने रिंग को उतारकर अपने पास रख लिया था। उसने खुद से ही कहा, नहीं रुथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मुझे उस लड़की के लिए नहीं छोड़ सकते हो। मैं अपना सपना नहीं टूटने दे सकती हूँ। मैंने अपना ये सपना पूरा करने के लिए इतना इंतज़ार किया है। अब जब मैं इसके इतने करीब आ गई हूँ तो मैं इसे ऐसे टूटने नहीं दे सकती हूँ। ये बोलकर वो अपने घर के सभी सामान को फेंक रही थी। तभी एक औरत उसके पास आकर कहती है, आलिसा, ऐसा नहीं करते बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। राणावत परिवार ने हम पर एहसान किया है और हम उनके एहसानों तले दबे हैं। तुम सिर्फ उसके लिए एक ऐसी जिम्मेदार हो जिसे उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के निभाया था। तुम ऐसा मत करो कि हमें उसकी नज़रों में गिरना पड़े। अपनी माँ की बात सुनकर आलिसा कहती है, तो आप क्या चाहती हैं कि जैसे आप ज़िंदगी भर एक नौकर बनकर रहीं, मैं भी रहूं? बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा से एक अमीर और ऐशो आराम की ज़िंदगी का सपना देखा है और वो पूरा ज़रूर होगा। कोई चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये करके रहूँगी। वैसे भी आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? आप सिर्फ उनके घर की नौकरानी बनी रहीं, लेकिन देखना, मैं उस घर की मालकिन बन कर के ही रहूँगी। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद किरण, जो कि आलिसा की माँ थी, वो खुद से कहती है, नहीं मेरी बच्ची, तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना कि मैं और तुम्हारे बाबा कभी खुद से नज़र ना मिला पाए। फिर वो अपने पति की फ़ोटो की तरफ देखकर कहती हैं, मैं नहीं कर पाई, हमारी बच्ची को सही रास्ते पर नहीं ला पाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। अब बस यही दुआ करती हूँ कि वो कुछ ऐसा ना करते जो उसके लिए अच्छा ना हो। ये बोल वो अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। वहीं दूसरी ओर जब रुथ और आर्या मेंशन पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें दादी और रोनित के साथ साथ रिद्धि भी मिलती है। रिद्धि को देखकर आर्या खुश हो जाती है। दादी भी उनके पास आकर कहती हैं, अब से ये भी यहीं रहेगी। उनकी बात सुनकर आर्या एक नज़र रोनित को देखती है, फिर रिद्धि को देखकर स्माइल करने लगती है। कुछ देर बाद सभी डिनर के लिए बैठे होते हैं। आर्या ने देखा कि आज उसके मनपसंद छोले भटूरे बने हैं, तो वो पहले ही अपने प्लेट में निकालकर जैसे ही खाने जाती है, वैसे ही उसके हाथों पर एक पकड़ महसूस होती है। आर्या देखती है कि रुथ ने उसका हाथ पकड़ रखा है। वो उसे देखकर आर्या कहती है, क्या हुआ? तभी रुथ कहता है, ये इतना ऑयली और स्पाइसी खाना यहाँ किसने रखा है? वो एक मेड को देखकर कहता है, इसे हटाओ। दादी माँ कहती, नहीं, ये यहाँ से नहीं हटेगा। रुथ कहता है, दादी माँ, ये कितना अनहेल्दी है। उसकी बात पर दादी कहती, तुझे खाना है तो खा, अपनी ये उबली हुई सब्जी मैं और बाकी सब यही खाएंगे। अब दादी माँ के आगे रुथ कुछ नहीं कह सकता है, इसलिए आर्या खुशी खुशी खाने लगती है। रुथ अभी भी अपनी डाइट का ही खा रहा था, लेकिन उसका मन भी सभी को खाते देखकर खाने का करता है। आर्या ये बात समझ जाती लेकिन कहती कुछ नहीं है। रुथ ने ज़्यादा नहीं खाया और अपने रूम में चला गया। रुद्र रूम में बैठा हुआ था। उसे अभी भी भूख लगी थी। तभी आर्या रूम में आती है, लेकिन उसके हाथों में देखकर रुद्र खुश हो जाता है क्योंकि आर्या ने हाथ में छोले भटूरे की प्लेट ले रखी थी। रुद्र उसे देख ही रहा था कि आर्या ने कहा, यह आपके लिए ही है। रुद्र उसे देखकर कहता, लेकिन मैं ये सब नहीं खाता। आर्या कहती, ये इतना भी अनहेल्दी नहीं है कि आप बीमार हो जाएंगे, एक बार खाकर तो देखिए। उसकी बात पर रुद्र खाना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो पहला बाइट अपने मुंह में रखता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके मुंह से बस यही निकलता है, डिलीशियस। उसके मुंह से ये सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वहीं रूबी एक जगह पर जाती है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उसे देखकर कहती है, मैंने तुम्हें जो कहा था क्या वो लाए हो? उसे देखकर वो आदमी कहता है, हाँ लाया हूँ, लेकिन इसकी कीमत। उस आदमी को देखकर रूबी ने उसे नोटों का कुछ बंडल दे दिया। उसके बाद उस आदमी ने उसे कुछ दिया, जिसे देखकर रूबी ने कहा, आप देखती जाओ आर्या, मैं स्वीट सिस्टर कैसे मैं तुम्हें अपने कब्जे में करती हूँ। उसके बाद वो अपने पिता को फ़ोन करके कहती है, डैड हमारा काम हो गया है, अब आप बात कर लो, एक बार बस ये काम हो जाए, उसके बाद वो आर्या कहीं की नहीं रहेगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये बोलकर फ़ोन काट देती है। फिर खुद से कहती, अब देखती जाओ आर्या माय सिस्टर कैसे तुम्हें बर्बाद कर होती हो। ये बोलकर वो एक जहरीली मुस्कान देती है और वहाँ से निकल जाती है। कमरे में रुद्र जब फ्रेश होकर आया तो उसने देखा कि आर्या सो चुकी है। आर्या को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया और दूसरी तरफ जाकर सो गया। रुद्र के बेड पर सोते ही आर्या लुढ़क कर उसके पास जाकर चिपक गई। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। वहीं घर में आलिशा जैसे ही अंदर आई वैसे ही उसकी नज़र को सर्वेंट पड़ गई। उसने देखा कि सर्वेंट के हाथ में कुछ चीज़ है, जिन्हें देखकर वो उनसे पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि इसमें रुद्र और आर्या के वो कपड़े हैं। आलिशा उन कपड़ों को देखकर समझ जाती है कि ये सब कल शाम की पार्टी के लिए। आलिशा जानती थी कि अगले दिन दादी माँ एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली हैं, जिसमें वो आर्या और रुद्र के रिश्ते की अनाउंसमेंट करने वाली हैं और सभी को बताने वाली है कि रुद्र आर्या की शादी हो चुकी है। आलिशा ये सब याद करते हुए गुस्से से भर जाती है और ध्यान से उन सभी को देखती है। कुछ देर बाद सर्वेंट जब उन कपड़ों को रख के जाता है तो आलिशा धीरे से उस कमरे में आती है और कुछ करने के बाद थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुबह आर्या और रुद्र जब तैयार होकर नीचे आते हैं तो उन्हें दादी माँ ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखाई देती हैं। वो दोनों उन्हें विश करते हैं और जाकर उनके बगल में बैठकर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रिद्धि भी आ जाती है। रिद्धि को देखकर रुद्र उसे पूछता है कि रोनित कहाँ है। रोनित के पूछने पर रिद्धि दादी माँ की ओर देखती है तो दादी माँ कहती हैं, रोनित आज शाम की तैयारी के लिए सुबह ही निकल गया है। शाम की तैयारी का सुनकर आर्या दादी माँ की ओर देखकर कहती है, कैसी तैयारी दादी माँ? दादी माँ रुद्र की ओर देखकर कहती है, क्या तूने आर्या को बताया नहीं कि आज शाम के बारे में? आर्या अभी रुद्र की ओर देखकर कहती है, कौन सी बात दादी माँ? रुद्र दादी माँ से कहता है, दादी माँ मैं भूल गया। फिर वो आर्या से कहता है, आज शाम को दादी माँ ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, जहाँ पर दादी माँ हमारे रिश्ते को अनाउंस करने वाली हैं। वो सभी को बताने वाली हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तुम भूल गए, कुछ दिन पहले मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए भी तो इसीलिए ले गया था। ये सुनते ही आर्या कहती है, लेकिन दादी माँ इन सब की इतनी क्या जल्दी है? दादी माँ कहती हैं, जल्दी है क्योंकि शायद तुम लोग भूल रहे हो कि आज तुम दोनों की शादी को पूरे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र आर्या दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो वो डेट ही नहीं याद थी जिस दिन उनकी शादी हुई थी। दोनों ही चुपचाप बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद रुद्र ऑफिस निकल जाता है, लेकिन आर्या को दादी माँ मना कर देती हैं क्योंकि आज पूरा दिन उन्हें आर्या को आज शाम की पार्टी के लिए तैयार करना था। रुद्र ऑफिस पर निकल गया। आज रुद्र की बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। वो एक के बाद एक सारी मीटिंग्स को हैंडल कर रहा था। कुछ देर बाद रुद्र जब फ्री होता है तो अपने केबिन में आता है, लेकिन उसे ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आर्या आज ऑफिस में उसके साथ नहीं थी। उसने खुद से ही कहा, इतनी जल्दी तुम्हारी इतनी ज़्यादा आदत लग गई है, अब तो तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये कहकर वो मुस्कुरा उठता है और तभी उसका ध्यान घड़ी पर जाता है और वो तुरंत अपना कोट निकालकर घर की ओर निकल जाता है। वहीं रुद्र के मेंशन में सभी और सजावट हो रखी थी क्योंकि यह पार्टी मेंशन में ही थी, तो सब कुछ दादी के अंडर में हो रहा था। दादी की नज़र सामने जब रुद्र पर जाती है तो वो उसे जाकर तैयार होने को कहती है। अपनी दादी की बात मानकर वो चला जाता है। तभी दादी के सामने रोनित आकर कहता है, दादी माँ अब आप भी जाकर तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में गेस्ट भी आने वाले हैं, यहाँ का मैं देख लूँगा। ये बोलकर वो उन्हें भेज देता है। रुद्र जब अपने रूम में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर आर्या उदास बैठी दिखती है। वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या हुआ, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? उसकी बात सुनकर आर्या उसे कुछ दिखाती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं आलिशा आज बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही थी। उसने खुद से ही कहा, आज की पार्टी में मैं ही सबसे अच्छी दिखूंगी, कोई भी उस आर्या को नहीं देखेगा। आज मुझे देखकर तो रुद्र पूरा फ्लैट हो जाएगा। आज से समझ में आ जाएगा कि उसे बहन जी में
कुछ नहीं है। आज सबके सामने जब वो मेरे आगे उस बहन जी को इग्नोर करेगा तब उसे उसकी औकात याद आ जाएगी। भले ही उसने उससे शादी कर ली है और रोज भी इस शादी को मानने लगा है, लेकिन दिल से वो हमेशा मेरा ही रहेगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ रुथ, तुम वो बहन जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ये सब दादी माँ के लिए कर रहे हो। बहुत जल्द तुम्हें उस बहन जी में मैं छुटकारा दिलवा कर रहूँगी, फिर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाओगे। ये बोलकर वो एक जहरीली मुस्कान देती है और खुद को एक बार मिरर में देखकर फिर स्टाइल से चलते हुए वहाँ से निकल जाती है। आलिशा जैसे ही पार्टी में पहुँचती है सभी की नज़र इस पर टिक जाती है, क्योंकि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक ब्लैक कलर का मरमेड गाउन पहन रखा था, जिसके उसने अपने बालों का स्टाइलिश लुक देकर ओपन रखा था और स्मोकी मेकअप किया था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी की नज़र इस पर टिकी हुई थी। सभी को ऐसे अटेंशन का आलिशा के घमंड में और भी बढ़ोतरी हो रही थी। रोनित पार्टी में आता है और माइक लेकर सभी को वेलकम करते हुए कहता है, मैं आप सभी को इस पार्टी में शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ और आप सभी को आज की पार्टी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ देना है। टाइम आ गया है। तो सरप्राइज़ ये है कि कहकर वो एक तरफ हाथ दिखाता है और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसके बाद एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों के ऊपर गिरती है जहाँ पर रुद्र आर्या खड़े होते हैं। आलिशा की नज़र जब आर्या पर पड़ती है तो उसकी आंखें शौक की वजह से खुली की खुली रह जाती हैं। वो खुद से ही कहती है, ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता। आलिशा ने खुद से कहा, ये कैसे हो गया। उसने याद किया कि सबके जाने के बाद उसने रुद्र और आर्या के पार्टी में पहनने वाले कपड़ों को आर्या के कपड़ों को काट दिया था और इतनी जल्दी रूथ के कपड़ों की मैचिंग कपड़े से उसे मिलने से रहे तो उसने रूथ के कपड़ों से मैचिंग ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन सामने रूथ और आर्या ने इस समय एक कपल ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें आर्या ने एक वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ था और रूथ ने उसके मैचिंग की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। सभी मीडिया रिपोर्टर ने उसकी बहुत सी पिक्चर क्लिक की। रूथ और आर्या को बधाई भी दी। दादी माँ आर्या को एक बहुत ही महंगा उनका खानदानी हार और कंगन दिए जो करोड़ों की कीमत में थे। सभी उन्हें बहुत गिफ्ट दे रहे थे। आखिर रुद्र एक बहुत नामी इंसान था। आलिशा के साथ साथ वहाँ कुछ और भी चेहरे थे जो उन दोनों को देखकर चल रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि राणा फैमिली थी। रूबी ने उसे देखकर कहा, बहुत खुश हो रही हो ना, ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, बस देखती जाओ कैसे तुम्हें अर्श से फर्श पर मैं लाती हूँ। रूबी की नज़र अभी भी उस हार और कंगन पर थी जो दादी माँ ने आर्या को पहनाए थे। वो बहुत ही यूनिक डायमंड से बने थे। सभी मीडिया के सामने रोनित ने आकर रूथ से कहा, यार ये बता तूने भाभी को कोई गिफ्ट दिया कि नहीं। उसकी बात पर आर्या भी उसकी ओर देखती है। रुद्र सबकी ओर देखकर माइक लेता है और कहता है, मैं उसे क्या दूँ जो खुद मेरा हिस्सा है। मेरी वाइफ का वो सब कुछ है जो मेरा है। उसका मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरी हर चीज़ पर अधिकार है, वो भी मुझसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो अभी तक उसका है, जो मैंने नहीं दिया है और आज मैं उसे देने की इजाज़त मांगता हूँ। ये बोलकर वो आर्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सभी उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि आर्या भी। आर्या की ओर देख कर आकर कहता है, बताने की बात नहीं लेकिन बताने दोगी क्या। इश्क बेपनाह है तुमसे, जताने दोगी क्या। रुथ के इतना बोलते ही चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। दादी माँ और रोनित रुथ का यह अंदाज देखकर हैरान थे। आर्या भी उसे ही देख रही थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर बयां हो रही थी। रुथ ने उसे देखते हुए आगे कहा, तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमां हो मेरा। अपनी जेब से कुछ निकाल कर उसने आर्या के सामने किया और कहा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने दोगी क्या। उसकी यह आखिरी लाइन सुनकर आर्या की आंखें नम हो जाती हैं। रूथ की ओर देखकर अपना सिर हिला देती है। उसकी मंजूरी मिलते ही वो झट से खड़ा होता है और उस सिंदूर की डिब्बी को खोलकर उसकी मांग सजा देता है। ये पल तो ऐसा था जिसने वहाँ खड़े दादी माँ, रिद्धि और रोनित की भी आंखें नम हो गई थी। आलिशा की आंखों में खून उतर आया था। ये देखकर वो गुस्से से वहाँ के बार काउंटर पर चली जाती है और एक के बाद एक शराब की गिलास खाली करने लगती है। रुद्र ने न सिर्फ आर्या की मांग भरी थी बल्कि अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा मंगलसूत्र था। उसे भी पहना दिया। आर्या उसके गले लग गई। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। कुछ देर में उसे एहसास हुआ कि आर्या रो रही है
तो उसे खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछ कर कहता है, इस चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए ये सब किया था, आंसुओं के लिए नहीं। दादी माँ वहाँ आती हैं। उन्हें देखकर वो दोनों उनके पैर छूते हैं। वो दोनों को आशीर्वाद देती हैं। सभी उन्हें बधाई देते हैं। पार्टी बहुत अच्छी चल रही होती है। रुद्र आर्या का हाथ पकड़े खड़ा था। वो एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी सभी ने उसे दोनों से डांस की रिक्वेस्ट की। उनके इस बात को मानकर रुद्र आर्या को लेकर बीच में गया। उसके बाद उन दोनों ने डांस किया। सांसों को जीने का इशारा मिल गया। डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। सांसों को जीने का इशारा मिल गया। जिंदगी का पता दोबारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमजदा दिल ये था गमजदा। विन तेरे दिल ये था गमजदा। इस गाने पे रुद्र और आर्या ने बहुत ही प्यारा और रोमांटिक डांस किया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और एहसास सभी को दिख रहा था। कुछ देर बाद जब दोनों का डांस खत्म हुआ तो आर्या शर्मा कर दादी के पास भाग गई। वहीं रुद्र अपने बालों में हाथ फेरकर आगे बढ़ता, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। ये रुद्र के वही दोस्त थे जो उनसे पार्टी में मिले थे, जहां उसने आर्या को पहली बार देखा था। कबीर उससे कहता, यार मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की पर मैं लाइन मार रहा था वो मेरी भाभी होगी। उसकी बात पर रुद्र ने कहा, तभी तो उसने तुझे भाव नहीं दिया, उल्टा अपना भाई बना लिया। कबीर ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, मुझे समझ में नहीं आता कि तेरे जैसा सख्त लौंडा कैसे पिघल गया। आज तो हमने तेरे लिए नया अंदाज देखा है। उसकी बात पर रुद्र कहता है, सख्त लौंडा वो नहीं होता है जो कहीं ना पिघले। सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पर फिसले। उसकी बात पर सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। रुद्र उन सभी से बात कर ही रहा था कि उसके पास कोई आकर उसे आवाज़ देता है। जब रुद्र उस ओर देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। रुद्र अपनी जलती हुई निगाहों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। रूबी ने आज एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें उसके पूरी थाई साफ साफ नजर आ रही थी, और उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था। मेकअप में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रुद्र की नज़रों में वो एक बदसूरत कचड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। रूबी ने अपने हाथों को बढ़ाकर रुद्र के कंधे पर रखा और उसे सिड्यूस करने के अंदाज में बोली, आप तो भूल ही गए, इस पार्टी में आपके कुछ और रिलेटिव्स भी आए हैं। सॉरी, आर्या के रिलेटिव्स, लेकिन हम आपके भी तो कुछ ना कुछ हुए ही ना जीजू। रूबी का रुद्र को छूना उसे किसी कांटे की तरह लग रहा था। उसने उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगली को मोड़ दिया, जिससे रूबी के चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखाई देने लगी। लेकिन सब लोगों को देखकर उसने अपने दर्द को खुद में जब्त कर लिया। रुद्र ने उसके हाथ को जोर से झटका और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आइंदा से मेरे करीब आने की या मुझसे बात करने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। ये कहकर वो उसे साइड हटाकर सामने जाता है, लेकिन सामने ही उसे आर्या दिखती है। वो आर्या की ओर बढ़ जाता है, लेकिन ना जाने क्या होता है कि आर्या तुरंत वहां से मुड़कर कमरे की ओर चली जाती है। पार्टी भी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए रुद्र भी उसके पीछे ही चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि आर्या तुरंत बाथरूम में चली गई है और उसने दरवाजा बंद कर लिया है। रुद्र को लगता है कि शायद रूबी को उसके साथ देखकर आर्या को कुछ गलतफहमी हो गई, इसलिए वो बाथरूम में चली गई है। वो ये सोचकर अंदर अंदर घबरा जाता है कि यही अभी उसके रिश्ते की अच्छे से शुरुआत हुई थी और कहीं कोई गलतफहमी ना आ जाए। रुद्र जोर जोर से दरवाजे पर नॉक करने लगता है और आर्या को बाहर आने के लिए कहता है। उसकी आवाज़ में परेशानी और घबराहट के साथ डर भी था। कुछ ही देर में आर्या दरवाज़ा खोलती है और अपना सर नीचे करके बाहर आती है। रुद्र उसे पकड़कर कहता है, देखो आर्या, तुमने जो देखा वो कुछ भी सच नहीं था। वो ज़बरदस्ती मेरे सामने आई, मैं तो उसे खुद से दूर किया। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, तुम प्लीज़ गलत मत समझो। ये कहकर वो उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्या ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा और कहा, आप गलत समझ रहे हैं, इसलिए वहां से भागकर नहीं आई थी। रुद्र ने जब आर्या की बात सुनी तो उसने कहा, जब इसलिए नहीं आई थी तो क्यों इस तरह से भाग कर आई, और बाथरूम में तुम जाकर दरवाजा क्यों बंद कर ली थी? तुम ठीक तो हो ना? बताओ क्या प्रॉब्लम है? आर्या के चेहरे पर एक झिझक थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। रुद्र बार बार उससे पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है, उसका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है। आर्या ने उसे देखा और कहा, रुद्र प्लीज शांत हो जाइए, मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है।
रूद शांत हो गया और आर्या को देखने लगा। आर्या अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए हुई थी। उसने उसे देखकर कहा, क्या हुआ बताओ तो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? आर्या ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे प्रॉब्लम हो गई है। रूद कहता है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आर्या उसका हाथ रोककर कहती है, नहीं रूद, वह एक्चुअली ये प्रॉब्लम सबको होती है और वो मुझे भी हो गई है, तो मैं परेशान थी थोड़ी सी। बोलते बोलते आर्या की आवाज़ धीमी पड़ गई। रुद्र उसे असमझ सा देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोलना क्या चाहती है। आर्या ने उसे देखा और झल्लाते हुए कहा, अरे मुझे मेंस्ट्रुअल आ गए हैं। रुद्र ने कहा, अरे मेंस्ट्रुअल आ गए तो? इसके आगे वो चुप हो जाता है। फिर वो आर्या के चेहरे को देखा जो शर्म की वजह से लाल हो गया था। रुद्र ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तो इसमें इतना झिझकने वाली बात कौन सी है? तुम मुझे क्लियरली बता सकती हो, आई एम योर हस्बैंड। आर्या कुछ नहीं कहती है तो रुद्र उसे कहता है, तुम चेंज कर लो और आराम करो। ये कहकर वो कमरे से चला जाता है। आर्या अभी बाथरूम में जाती है और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जब वो कमरे में आती है तो रुद्र उसे एक ट्रे लिए हुए दिखाई देता है। आर्या देखती है कि उस ट्रे में एक हर्बल टी है, साथ में एक हॉट वाटर बैग भी है। रुद्र के हाथों में वो सब देखकर आर्या कहती है, ये सब क्या है? रुद्र उस ट्रे को ले जाकर के साइड टेबल पर रखता है और आर्या को बेड पर बिठा देता है और उसे हर्बल टी देकर कहता है, इसे पियो, तुम्हें पेट में आराम होगा। मुझे पता है इस समय पेन बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो हॉट वाटर बैग लेकर उसके पेट पर धीरे धीरे सिकाई करने लगता है। आर्या अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देखे जा रही थी। रुद्र ने उसे इस तरह से देखकर अपने भाव ऊपर करके देखा, जैसे जानना चाहता हो कि वो क्या सोच रही है। आर्या ने उसे देखकर कहा, आपको ये सब कैसे पता? उसकी बात पर रुद्र ने कहा, जब तुम्हें बताया कि तुम्हें मेंस्ट्रुअल हो गए हैं तभी तुरंत मैंने मोबाइल में सर्च किया और पता कर लिया कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे केयर करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आर्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसके मन ही मन इस बात की इतनी खुशी हो रही थी कि उसके लाइफ पार्टनर उसकी लाइफ के हर फेज को समझने के लिए उसके साथ है। कुछ ही देर में आर्या ने टी को ख़त्म किया तो रुद्र ने उसे आराम करने को कहा। उसकी बात मानकर आर्या भी लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रुद्र भी चेंज करके आया और सो गया। वहीं दूसरी ओर रूबी गुस्से से बौखलाई हुई थी क्योंकि आज फिर रुद्र ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। उसे अपनी बेइज्जती का बदला किसी ना किसी तरह से लेना ही था। उसने खुद से ही कहा, तुमने आज मेरी बेइज्जती की है ना, इस बेइज्जती का बदला तुम्हारी उस प्यारी आर्या को चुकाना होगा। मैं उसकी ज़िंदगी नरक न बना दी तो मेरा नाम भी रूबी नहीं। दादी माँ अपने कमरे में सो रही होती हैं, तभी उनके कमरे में रखा उनका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाकर देखती हैं तो उस पर किरण का नाम शो हो रहा था। वो तुरंत फ़ोन उठाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ? उनकी बात सुनकर सामने से वो कहती है, मैडम क्या आलिशा आज वहीं रुकी है? उनकी बात सुनकर दादी माँ ने कहा, नहीं, वो तो कब का इस पार्टी से जा चुकी है। मैंने उसे थोड़ी देर पहले ही देखा था, लेकिन फिर वो कहीं चली गई। मुझे लगा कि वो घर चली गई। क्या वो घर वापस नहीं आई? किरण जी ने घबराते हुए कहा, नहीं मैडम, वो तो अभी तक घर नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे ढूंढ लूँगी। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट कर दिया। दादी माँ को भी टेंशन होने लगी कि आलिशा आखिर घर नहीं गई तो कहाँ गई। भले उन्हें आलिशा की हरकतें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी आलिशा को वो अपनी जिम्मेदारी समझती थी और एक लड़की होने के नाते उसके साथ कभी कुछ गलत ना हो, इस बात का उन्हें हमेशा डर रहता था। इसलिए उन्होंने अपने कुछ बॉडीगार्ड को फ़ोन करके आलिशा का पता लगाने को कहा और अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगी। कुछ देर बाद एक बॉडीगार्ड ने दादी माँ को फ़ोन करके बताया कि आलिशा को किसी के साथ जाते हुए देखा गया था। शायद वो आलिशा को कोई फ्रेंड था और आलिशा भी उसके साथ चुपचाप चली गई। इससे यही प्रूफ होता है कि वो जहाँ भी होगी सेफ होगी और अपनी मर्जी से गई होगी। दादी माँ को लगता है कि शायद वो अपने किसी फ्रेंड के साथ घूमने गई होगी या कहीं आउटिंग पर चली गई होगी। अक्सर यही होता था, आलिशा को अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके किरण को भी इस बारे में बता दिया। फिर आराम करने चली गई। किरण जी को रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उनकी बेटी आलिशा रात भर वापस नहीं आई थी। वो हाल में बैठे बैठे ही सो गई। अचानक से सुबह 6 बजे के करीब उनके घर की डोर बेल बजी। किरण जी ने तुरंत दरवाज़ा खोला तो उनके सामने आलिशा खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल भी फैला हुआ था।
आलिसा दरवाज़ा खोलते ही अंदर आने लगी, लेकिन किरण जी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और कहा कि रात भर कहाँ थी तू। आलिसा ने एक बार अपने हाथ को देखा और उसके बाद अपनी माँ से कहा, मॉम मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब चली गई थी। वहीं पर रात भर थी और सुबह आ गई हूँ। आप इतना परेशान होने का नाटक क्यों कर रही हैं, जैसे आपको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है। मैं जानती हूँ आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए प्लीज़ ये सब नाटक करना बंद कीजिए। किरण जी ने अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मेरी बेटी है। मैं तेरी चिंता नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। रात भर एक जवान लड़की बाहर रहे तो माँ को चिंता नहीं होगी तो क्या होगी। आलिसा ने गुस्से से कहा, ओ मॉम व्हाट अ बिग डील। अगर मैं रात भर बाहर रही तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके पहले भी तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, तो क्यों अभी तो मैं आ गई ना, अब सही सलामत आपके सामने हूँ, तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और ये दिखावा करना बंद कीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही। ये कहकर वो अपना पर्स रखती है और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। आलिसा का ये बिहेव किरण जी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। वहीं सुबह जब आर्या की आंखें खुलती है तो उस कमरे में रूथ कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नज़र अपने साइड टेबल पर पड़ती है जहाँ पर एक गुलाब रखा हुआ था, साथ में एक लेटर भी। आर्या ने मुस्कुराकर उस गुलाब को उठाया। जब लेटर को पढ़ा तो वो रूथ का लेटर था, जिसमें रूथ ने लिखा था, सॉरी माय डियर वाइफी, तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है जिसके लिए मुझे अर्जेंट में आउट ऑफ टाउन जाना पड़ रहा है। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। मैं चाहता तो तुम्हें जगा भी देता, लेकिन तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी और तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए बिना बताए चला गया। अपनी इस गलती की माफ़ी और भरपाई दोनों मैं वापस आकर तुम्हें बहुत ही प्यार से करूँगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पति रुद्र। इसके बाद वहाँ स्माइली के साथ किस का एक इमोजी बना हुआ था। आर्य ने वो लेटर पढ़ा और उसके बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने उस गुलाब को अपने होठों से छू लिया, फिर उस लेटर को भी। उसके बाद वो उठकर फ्रेश होने चली गई। आर्य जब तैयार होकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर उसे दादी माँ बैठी दिखाई दी। उसने दादी माँ को गुड मॉर्निंग विश किया और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई। आर्या ने दादी माँ से रोनित और रिद्धि के बारे में पूछा तो दादी माँ ने बताया कि रोनित और रिद्धि बाहर गए हैं। रोनित को काम की वजह से कभी भी रिद्धि के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए रुद्र ने रोनित को अपने साथ आने के लिए मना कर दिया और इस मौके का फ़ायदा उठाकर रिद्धि को रोनित अपने साथ शॉपिंग और कहीं घूमने के लिए लेकर चला गया। आर्य ने दादी के साथ ब्रेकफास्ट किया और आज का पूरा दिन उसने दादी माँ के साथ ही बिताया। आज पूरे दिन उसने दादी माँ से अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ जाना, उनके बचपन के बारे में, उनके और रुद्र की माँ की दोस्ती के बारे में। उसे अपनी माँ के बारे में सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जिस घर में वो अब तक रहते आए थे वहाँ पर उसकी माँ का नाम लेना भी वर्जित था। वहीं दूसरी ओर आलिसा अपने कमरे में परेशान सी इधर उधर घूम रही थी। वो अपने बालों को नोच रही थी और खुद से कह रही थी, मुझे ऐसी गलती कैसे हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो नहीं नहीं, मैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने दूंगी। खासकर रूथ को अगर पता चल गया तो वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अभी तो मैं उसे आर्या से ही दूर करने की कोशिश में हूँ, नाकामयाब रही। अगर उसे ये बात पता चल गई तो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। यही सोच सोचकर वो परेशान थी और कमरे से बाहर ही निकल रही थी। राणा मेंशन में जयंत राणा अपने कमरे में बाहर आए और रूबी के सामने एक बॉक्स रखकर कहा, ये है उस आर्या की कमजोरी, इसके बहाने वो ज़रूर यहाँ आ जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रूबी कहती, लेकिन डैड आपको लगता है कि वो हमारे जाल में फंसेगी। उसकी बात पर जयंत ने कहा, जरूर फंसेगी। उसकी आखिर कमजोरी उसकी माँ है और उसकी माँ को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। उसकी आखिरी निशानी है, इसे लेने तो वो ज़रूर यहाँ आएगी। उसके बाद जयंत ने किसी को फ़ोन किया और कहा, तुम कल मेरे घर पर इसी समय आ जाना। तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो मुझे भी चाहिए। उसके बाद सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर जयंत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। फिर उसने फ़ोन रखकर रूबी से कहा, काम हो गया है, बस इसी तरह कल वो यहाँ पर आ जाए।
अगले दिन आर्या हॉल में बैठी इंतजार कर रही थी क्योंकि आज रूथ आने वाला था। वो हॉल में उधर से उधर टहलती हुई इंतजार कर रही थी कि कब रूथ आए और कब वो उससे मिले। उसे रूथ की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। यहाँ 3 से 4 दिन उसने रूथ के बिना कैसे काटे ये तो सिर्फ वही जानती थी। और आज उसकी इस इंतज़ार की अंतिम घड़ी थी और उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। आर्या हॉल में बैठी उसका इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी एक फ़ोटो भी आती है। उस फोटो को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और तुरंत वो घर से निकल जाती है। जाते हुए उसे दादी माँ पीछे से आवाज़ लगाती है, लेकिन वो बिना कुछ सुने वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। राणा मेंशन में जयंत राणा, रूबी और उनकी वाइफ उर्वशी बैठे कॉफ़ी पी रही होती हैं। तभी वहाँ एक मेड आकर बताती है कि आर्या बाहर आई हुई है। ये नाम सुनकर तीनों के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। वो उसे अंदर आने को कहते हैं। थोड़ी देर में आर्या उनके सामने आकर खड़ी होती है और जयंत को देखकर कहती है, मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझे दे दीजिए। आपने मुझसे झूठ कहा था कि वो कहीं खो गई है, लेकिन वो आपके पास रखी हुई है। मुझे वो चाहिए और चुपचाप उसे मुझे दे दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद सुनकर जयंत राणा मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और एक बॉक्स उसके सामने करते हैं। आर्या देखती है कि उसमें उसकी माँ का एक ब्रेसलेट है जो उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार था। वो हमेशा उसे यही बताती थी कि ये ब्रेसलेट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वो हमेशा से चाहती थी कि उसके बाद ये ब्रेसलेट आर्या पहने, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ख़ास था। और क्यों ख़ास था ये बात तो वो नहीं जानती थी, लेकिन ये इस बात को जानती थी कि वो ब्रेसलेट उसकी माँ को उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। उस ब्रेसलेट को देखकर आर्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो जैसे ही उसे लेने जाती है, जयंत राणा वो बॉक्स पीछे कर लेता है। आर्या कहती है, ये क्या हरकत है, मुझे मेरी माँ का ब्रेसलेट दीजिए। रूबी खड़ी होती है और कहती है, ओ माय डियर सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ये ब्रेसलेट देने के लिए यहाँ बुलाए हैं? ना ना, हमने तो तुम्हें यहाँ एक डील के लिए बुलाया है। आर्या उसकी तरफ देखकर कहती, कैसी डील? रूबी कहती है, डील ये है कि तुम्हें राणावत परिवार से हमारी कंपनी के सारे शेयर्स वापस लेने होंगे। वो सारी कंपनी पापा के नाम करनी होगी, और तो और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी जो राणावत परिवार में तुम्हें मिली है वो भी हमारे नाम करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आर्या एक गुस्से भरी मुस्कान से उसे देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये शर्त मानूंगी? और तुम्हें गलतफहमी कैसे होने लगी कि मैं तुम लोगों के बहकावे में आ जाऊंगी या तुम लोगों से डरकर वो सारी बातें मान जाऊंगी जो तुम लोग चाहते हो? आज तक तुम लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब मैं वो पुरानी वाली आर्या नहीं हूँ। मैं आर्या रुद्र प्रताप राणावत हूँ, जो सबको मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ, किसी से डरना नहीं। उसकी बात सुनकर रूबी गुस्से से उसकी ओर बढ़कर कहती है, बहुत ज़्यादा पढ़ निकल आए हैं उस रूथ के साथ रहकर, है ना? तुम्हें तो मैं सिर्फ सबक सिखा कर रहूँगी। ये कहकर वो एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाती है। आर्या गुस्से से उसकी ओर देखती है और बढ़कर उसे भी ज़्यादा जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाती है, जिससे रूबी नीचे गिर जाती है और उसके होठों से खून भी बहने लगता है। ये देखकर जयंत राणा अपनी आंखों से कुछ इशारा करते हैं, जिससे कुछ लोग आकर आर्या को पकड़ लेते हैं। रूबी गुस्से से खड़ी होती है और आर्या के बालों को पकड़कर कहती है, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है ना तुझमें? वो रुद्र जब से तेरी ज़िंदगी में आया है तो बहुत उड़ने लगी है ना। आज मैं तेरा वो हाल करूँगी कि वो रुद्र तो क्या, कोई भिखारी भी तुझे देखना नहीं चाहेगा। ये कहकर वो किसी का नाम पुकारती है। मिस्टर सिन्हा, बाहर आ जाइए। उसकी आवाज़ पर एक आदमी जिसकी उम्र कोई 50 साल की होगी वो बाहर आता है। रूबी आर्या की ओर दिखाकर कहती है, यही है मेरी बहन आर्या, इसी की कीमत लगाई थी हमने। अब आप इसे ले जाइए, जो चाहे वो करिए, जब तक चाहे तब तक इसका लुत्फ उठाइए। बस आपको हमारी शर्त माननी होगी। उसकी बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। ये कहकर वो आर्या की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आर्या गुस्से से एक लात उसे मारती है। उसे ऐसे देखकर रूबी पास में पड़ा हुआ पॉट उठाकर आर्या के सर पर मारती है, जिससे आर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। आर्या के बेहोश होते ही वो उसे खींचकर मिस्टर सिन्हा के सामने फेंक देती है। मिस्टर सिन्हा आर्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर ऊपर के साइड कमरे में चले जाते हैं। रूबी उन्हें जाते हुए एक थम्स अप का इशारा करती है और उसके बाद वो बैठकर उन लोगों के साथ बातें करने लगती है। उर्वशी रूबी को देखकर कहती है, तुमने उसके साथ बहुत अच्छा किया बेटा, वो इसी लायक है
जब से उसे रुथ का साथ मिला था तब से ये हम लोगों के सामने बहुत उड़ने लगी थी। आज उसे समझ में आएगा कि आखिर उसकी औकात क्या है जब वो रुथ भी इसे देखना पसंद नहीं करेगा। रूबी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने खुद से ही कहा, अब रूथ इसे देखना भी नहीं चाहेगा और फिर मैं रूथ को अपना बना लूँगी। उसके साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। आखिर मैं उस जैसे हैंडसम और डेसिंग अमीर इंसान को इस आर्या के साथ तो नहीं रहने दूंगी। ये कहकर वो अपने ही मन दूसरी ही प्लानिंग कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जब रूथ वापस आता है तो वो मिल्सन में बहुत ही तेज़ी से भाग कर आता है। वो भी आर्या से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन उसे हाल में परेशान दादी दिखाई देती है। दादी को देखकर रूथ उनसे पूछता है कि क्या हुआ, वो परेशान क्यों है। उनकी बात सुनकर दादी उसे सब बता देती हैं कि सुबह से आर्या उसका इंतजार कर रही थी और अचानक से ना जाने कहाँ वो भाग कर चली गई। उनकी बात सुनकर रूथ भी परेशान हो गया। उसने तुरंत आर्या के फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। रुद्र भी परेशान हो गया क्योंकि वो जानता था कि उसकी लाइफ में आने के बाद आर्या पर पहले से ही मुसीबतें थीं, वो और बढ़ गई हैं। वो उसके लिए परेशान होने लगा। रुद्र ने तुरंत अपने एक आदमी को फ़ोन किया और आर्या की फ़ोन की लास्ट लोकेशन पता करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसने देखकर कहा, आर्या यहाँ क्यों गई थी? ये बोलकर वो भी तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही दादी माँ भी परेशान हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पहले आर्या कहीं चली गई, अब रूथ भी चला गया। वो परेशान थी, वहीं हाल में बैठ गई। रूथ बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियों की लाइन थी। रूथ ने अपनी गाड़ी राणा मेंशन के सामने रोकी और गुस्से से अंदर चला गया। वहाँ खड़े किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत नहीं हुई कि वो रूथ को रोक सके। रुद्र अंदर गया और उसे सामने ही बैठे सभी दिखाई दिए। उसे देखकर सभी के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। रुद्र ने अपनी गरजती हुई आवाज़ में कहा, कहाँ है मेरी आर्या? उसकी बात सुनकर जयंत ने कहा, वो यहाँ नहीं आई है। रुद्र ने आगे बढ़कर उसके कॉलर को पकड़कर कहा, उसकी लास्ट लोकेशन यही दिखा रही है, वो यहीं आई थी। बताओ मेरी आर्या कहाँ है? अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तुम सबकी कब्र ही खोद दूंगा। रूबी तुरंत आगे बढ़ती है और उसे अपने पिता से दूर करके कहती है, हाँ वो यहाँ थोड़ी देर पहले आई थी, लेकिन वो चली गई। अब कहाँ गई यह हमें कैसे पता होगा कि कहाँ गई? किसी अपने नए आशिक के पास? रुद ने तुरंत रूबी को घूरती हुई नज़र से देखा, जिससे वो डर गई और पीछे हो गई। रुद ने उन सबको एक नज़र देखकर कहा, अगर मेरी आर्या को एक खरोच भी आई तो जान जाना, तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी अचानक से उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। रुद के कानों में एक वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। जब वो अपनी नज़रें इधर उधर करता है तो उसे सीढ़ियों पर कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं कमरे में मिस्टर सिन्हा ने आर्या को बेड पर लिटाया और उसे देखने लगे। आर्या ने एक समय एक ब्लैक प्रिंटेड लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी, जो उसके गोरे बदन पर बहुत फब रहा था। उसे देखकर मिस्टर सिन्हा के चेहरे पर हवस जाग गई। उन्होंने खुद से कहा, न जाने कब से मेरी तुझ पर नज़र थी और आज तुम मुझे मिल गई। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। तुझे अपने बिस्तर तक लाने का ख्वाब आज पूरा होगा। ये बोलकर मिस्टर सिन्हा अपने कोट को उतार कर फेंक देते हैं और अपनी टाई भी। उसके बाद वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए आर्या की ओर बढ़ने लगते हैं। मिस्टर सिन्हा अपना एक हाथ बढ़ाकर आर्या के चेहरे को छूता है और उसके ऊपर झुककर जैसे ही उसके होठों को किस करने वाला होता है कि उस कमरे का दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ के साथ खुलता है। आवाज़ सुनकर मिस्टर सिन्हा आर्या से दूर हटकर जब दरवाजे की ओर देखता है तो वो कांप उठता है, क्योंकि दरवाजे पर इस वक्त रुद्र खड़ा था, जो आज महाकाल रुद्र का अवतार लग रहा था। रुद्र को देखकर मिस्टर सिन्हा कांपने लगते हैं। रुद्र जल्दी से उनके पास आता है और उस पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बरसात करने लगता है। मिस्टर सिन्हा इतना ही बोल पाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन रुद्र आज कुछ सुनने के मूड में नहीं था। कुछ ही देर में मिस्टर लहूलुहान हो जाते हैं। वो उन्हें और मारता कि एक बॉडीगार्ड ने आकर कहता है, सर इसे हम देखते हैं, पहले आप मैम को देखिए। ये सुनते ही रुद्र को आर्या का ख्याल आता है। वो जाकर आर्या को उठाने लगता है, लेकिन आर्या उठ नहीं रही थी कि रुद्र ने साइड टेबल से पानी लेकर आर्या के मुंह पर छींटे मारे, जिससे आर्या को होश आने लगा। आर्या ने जब रुद्र को देखा तो वो उसका नाम धीरे से पुकारती है, रुद्र। रुद्र तुरंत उसे अपने गले से लगा लेता है। रुद्र आर्या के पीठ और सर पर हाथ फेरकर कहता है, मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा।
आर्या उसके गले से लगी होती है कि रूथ को कुछ गीला गीला महसूस होता है। जब वो अपना हाथ देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके हाथ पर खून लगा था। वो उसे देखकर आर्या से पूछता है, किसने किया? जिस पर उसने कहा, रूबी। उसके बाद आर्या को फिर से चक्कर आने लगते हैं। रूथ उसे गोद में उठाकर बाहर की ओर ले जाने लगता है। नीचे हॉल में पूरी राणा फैमिली को रूथ के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। उन सभी के चेहरे पर डर की रेखाएं थी। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है जहां से मिस्टर सिन्हा लुढ़कते हुए आ रहे थे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि रूथ ने उन्हें जानवरों की तरह पीटा है। उन्हें देखकर बाकी सबकी डर से हालत और ख़राब हो जाती है। रूथ आर्या को लेकर आता है और उन सभी को देखकर कहता है, इन सभी को मेरे फार्म हाउस पर लेकर आओ। ये वो बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके बॉडीगार्ड उन सभी को लेकर चले जाते हैं। इधर रूथ आर्या को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। रूथ के पूछने पर वो बताते हैं कि उनके सर पर किसी ने चोट से वार किया है, जिस वजह से ऐसा हुआ है। वो तो अच्छा है कि चोट ज़्यादा गहरी नहीं है। रूथ ये सुनकर कुछ शांत होता है। रूथ ने घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि आर्या को थोड़ी चोट लग गई है और वो अस्पताल में। अब तक दादी माँ के साथ रोनित और रिद्धि भी पहुँच चुके थे। रूथ ने दादी माँ और रिद्धि को आर्या के पास छोड़कर रोनित के साथ कहीं चला जाता है। रूथ बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। रोनित उसके बगल में बैठा हुआ था। अब तक उसे सब कुछ पता चल चुका था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो रूथ के गुस्से को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए चुपचाप बस रूथ क्या कर रहा है यही देख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद ये रूथ जोर से अपनी कार अपने फार्म हाउस के सामने रोकता है और तुरंत कार से निकलकर फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर रूथ हॉल के एक किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। रोनित उसकी साइड में ही एक सोफे पर बैठ जाता है। उसके सामने इस समय पूरी राणा फैमिली खड़ी थी। मिस्टर सिन्हा को तो उसने पहले ही पुलिस के हवाले कर दिया था। रूथ की घूरती हुई नज़र जब उन सब पर पड़ी तो वो सब डर से कांपने लगे। रूथ ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, साफ साफ बताओ, तुम लोगों ने आर्या को क्यों बुलाया था? इस समय सभी डर रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी रूथ ने अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिया। वो चाकू कोई आम चाकू नहीं था। उस चाकू की ब्लेड ज्वालामुखी के लावे को ठंडा करके बनाई गई थी, जो कि इतनी तेज थी कि इंसान की सेल को भी काट सकती थी। उसने उस चाकू को लेकर उर्वशी राणा के पास गया और उनके हाथों पे हल्का सा घुमाया। हल्का सा टच करते ही उनके हाथों से खून की धारा बहने लगी। रूद ने उस चाकू को दिखाते हुए कहा, ये सोच, अगर ये चाकू हल्का सा आपके गले पर घूम गया तो क्या होगा? रूद इस समय किसी राक्षस की तरह लग रहा था, जो अपने सामने खड़े लोगों को किसी भी वक्त बुरी बुरी से बुरी मौत मारने को तैयार था। उर्वशी इतना डर गई कि उसने डरते हुए रूथ को सब सच बता दिया कि उन लोगों ने आर्या को क्या बहाना करके बुलाया था और कैसे उन लोगों ने आर्या को मिस्टर सिन्हा के हवाले किया। रूथ ने सुना कि रूबी ने उसे थप्पड़ मारा था और तो और उसके सिर पर पॉट से वार भी रूबी ने ही किया था। तो उसके गुस्से से उबलती हुई आंखें रूबी पर पड़ी, जो उसे देखकर कांपने लगी। रूथ ने अपने एक गार्ड को इशारा किया। उस गार्ड के इशारा करते ही थोड़ी देर में वो गार्ड कुछ पॉट्स लेकर आया। रूथ ने वो सारे पॉट्स रूबी के सामने रखे और कहा, एक के बाद इन्हें अपने सर पर तुम खुद छोड़ोगी या फिर मैं इसका इस्तेमाल करूं? या करते हुए वो अपने हाथों में रखे चाकू को दिखा रहा था। रूबी देख चुकी थी कि वो चाकू कितना खतरनाक है। अगर वो उसके चेहरे पर हल्का सा भी लग गया तो उसे एक गहरा कट लग सकता है, जिससे उसकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर लग गया तो उसकी जान जाना तो होता है। इसलिए उसने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया और एक पॉट को उठाकर अपने सिर पर मार दिए। रूबी ने वो पॉट अपने सिर पर मारा था, लेकिन इतना धीरे मारा था कि किसी को भी नहीं लगा था। उसे चोट भी लगी होगी। रूथ ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आ रहा हूँ? ये बहुत एक के बाद एक टूटनी चाहिए और एक ही बार में टूटनी चाहिए। अगर नहीं टूटी तो ये खंजर तुम्हारे चेहरे पर डोलेगा। इस बार रूबी इतना डर गई कि उसने उस पॉट को अपने सिर पर जोर से मारा, जिससे एक बार में ही फूट गया। इसी के साथ एक खून की धारा भी उसके सर से बहती हुई निकल गई। रूबी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन रूथ के चेहरे पर कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसने उसे फिर से इशारे से उस पॉट को तोड़ने के लिए कहा। रूबी ने सामने देखा तो उस समय उसके सामने 8 से 9 पॉट रखे हुए थे। रूबी ने डरते हुए वो सारे पॉट
अपने सिर पर तोड़े और इसी के साथ वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसे बेहोश होते देखकर रूथ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसके बाद उसने जयंत राणा और उर्वशी की ओर देखकर कहा, अब इन लोगों की भी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उसके मेल बॉडीगार्ड ने जयंत राणा की अच्छे से खातिरदारी की और लेडीज़ बॉडीगार्ड ने उर्वशी राणा की। रूथ वहाँ से निकल ही रहा था कि उसके एक बॉडीगार्ड ने उसे लाकर वो बॉक्स दिया, जिस बॉक्स की वजह से आर्या राणा मेंशन गई थी। रूथ ने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें रखी चीज़ को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आखिर क्यों रूथ उस ब्रेसलेट को देखकर हैरान हो गया? क्या मोड़ लेगी उनकी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।